एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि LAQ के लिए पूछा जाता है। एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस फॉर द LAQ इन द CNS इज ओनली फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। एग्जामिनर जब भी पेपर डिसाइड करता है फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है LAQ के लिए जो पूछा जाता है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज टेक द सेमिलिंगम एंड द CC स्टडी बुक और द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू and must watch the video till the last with the full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's start the video. Functions of hypothalamus में हम mainly हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन हम यहाँ पे मेनली 15 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के लिए, जो कि LAQ के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। हमने हमारे इंडोक्राइनोलॉजी में देखा था डिटेल में कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारे 2 टाइप्स के हार्मोन को सीक्रेट करती है। एक होता है हमारा ADH और सेकंड हमारा होता है ऑक्सीटोसिन। इनको कंट्रोल करने का काम कौन कराता है? हमारा हाइपोथैलेमस कराता है, बिकॉज पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता, सिर्फ स्टोर होते हैं वो हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? इन 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसलिए इससे सीक्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन किस में आते हैं? हमारे हाइपोथैलेमस के एक फंक्शंस में आते हैं। ये 2 हार्मोन के नाम के साथ आपको इंक्लूड करना है कि कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कराता है, और सीक्रेशन इसका मेनली हाइपोथैलेमस से होता है, स्टोर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कंट्रोल ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। सेकंड फंक्शन आता है कि हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए। वो किस तरह? वो क्या करता है? हमारा हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है सम रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स, यानी कुछ सीक्रेटरी हार्मोन्स और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल में होती है। तो कौन 7 टाइप्स के हार्मोन को सीक्रेट करता है? कौन? हमारा हाइपोथैलेमस थ्रू द एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। GH मींस ए ग्रोथ हार्मोन, R means a releasing और H means the hormone. So this is growth hormone releasing hormone. Next आएगा हमारा growth hormone releasing polypeptide. यहाँ पे P means a polypeptide. Second आएगा हमारा growth hormone, I means a inhibitory, H means a hormone. Growth hormone inhibitory hormones. फिर हमारा आएगा T. T means a thyrotropic releasing hormone. I for releasing, H for hormone. Thyrotropic releasing hormone. Next हमारा आएगा CRH means a corticotropic releasing hormone. फिर हमारा आएगा GNH मींस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर आएगा हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये 7 टाइप के हार्मोन्स ये कंट्रोल और सिक्रेशन का काम कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू द हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस मेन एक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और इन सबको कंट्रोल कराता है, इनकी सिक्रेशन को। थर्ड हम आते हैं कंट्रोल ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स के भी हार्मोन को कंट्रोल कराने में किसका काम है? हमारे हाइपोथैलेमस का काम है। वो किस तरह से? तो हमारे हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्टिमुलेट होने से वेरियस एक्टिविटीज होती है और इनके स्टिमुलेट होने से हमारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कराने में मेनली किस न्यूक्लियस का काम है? तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक न्यूक्लियाई जिसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगा, वो क्या करेगा? रिलीज करेगा CRH, यानी जो हमने यहाँ देखे थे एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सीक्रेट मींस तो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जैसे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा, वो सीक्रेट करेगा हमारा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द ACTH मीन द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किसका हार्मोन है? हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स का है। तो ऐसा इनडायरेक्टली हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी कंट्रोल करता है। सबसे पहले पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, वो हमारा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, और ये हमारा हार्मोन हमारा किसको रेगुलेट करेगा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है। नेक्स्ट हम आएंगे अब कंट्रोल ऑफ द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला को भी कंट्रोल कराने का काम कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। वो कैसा? जब भी हमारी इमोशनल कोई कंडीशंस होगी, इमोशनल कंडीशन जब भी होगी, तो हमारे क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस के 2 न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो होता है हमारे डोर्सोमीडियन न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस और सेकंड आता है हमारा पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये 2 स्टिमुलेट हो जाने की वजह से क्या होगा? एड्रेनल मेडुला के पास सिग्नल जाएंगे और एड्रेनल मेडुला क्या करेगा? कैटेकोलामाइन को सीक्रेट करेगा। इस तरह से कंट्रोल ऑफ एड्रेनल मेडुला भी किसके? हाइपोथैलेमस के अंडर आता है। फिफ्थ आएगा हमारा रेगुलेशन ऑफ द ANS मींस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस हमारा रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए किसको? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन और सेकंड हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस के। एक होता है हमारा पोस्टीरियर और सेकंड होता है लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। दोनों स्टिमुलेट होकर किस डिवीजन को कंट्रोल करते हैं? तो हमारे सिंपैथेटिक डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है हमारा एंटीरियर न्यूक्लियस
न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये क्या था, रेगुलेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 6 हमारा आता है रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। हार्ट रेट को भी क्या करता है हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। वो किस तरह से, तो बाय थ्रू द एक्टिंग ऑन द वैसोमोटर सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में जो हमारा वैसोमोटर सेंटर है उसके ऊपर एक्ट करके हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल कराने का काम करता है। वो किस तरह से कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर मेनली याद रखना पूरा न्यूक्लियस का रोल है। न्यूक्लियस स्टिमुलेट होंगे, डिक्रीज इंक्रीज होने का काम करेगा। तो हमारे दो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, एक होता है हमारा पोस्टीरियर न्यूक्लियस और सेकंड आता है हमारा लैटरल न्यूक्लियस। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए। यानी हाइपोथैलेमस को अगर हार्ट रेट को कंट्रोल करना है तो क्या करेगा, जब भी वो इंक्रीज करना है हार्ट रेट को, तो ये दो न्यूक्लियस हमारे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। उनके स्टिमुलेट हो जाने की वजह से हमारी हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकेंड हमारा आता है प्री ऑप्टिक एंड एंटेरियर न्यूक्लियस। ये दोनों अगर स्टिमुलेट हो गए हाइपोथैलेमस के तो क्या होगी, हमारी हार्ट रेट डिक्रीज होगी। हार्ट रेट डिक्रीज कराना है तो कौन से स्टिमुलेट होंगे, प्री ऑप्टिक एंड एंटेरियर न्यूक्लियस। मोस्टली याद रखना पोस्टीरियर और एंटेरियर न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा रोल है। कहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सा न्यूक्लियस याद नहीं आ रहा तो पोस्टीरियर और एंटेरियर न्यूक्लियस को आप लिख सकते हो। इससे ऑटोमेटिकली मतलब ये ज्यादा रोल प्ले करने वाले न्यूक्लियस है दो हाइपोथैलेमस के। नेक्स्ट हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, सेम एज इट ऑफ द हार्ट रेट, नथिंग चेंज। इसमें भी क्या होगा कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए किस तरह से करेगा, बाय एक्टिंग ऑन द वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज कराना है तो कौन से दो न्यूक्लियस स्टिमुलेट होंगे जो कि हार्ट रेट में हुए थे, पोस्टीरियर एंड द लैटरल न्यूक्लियस। ये स्टिमुलेट हो जाने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और सेकंड हमारा आता है अगर हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराना है तो क्या होगा, सिर्फ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा। हमने क्या देखा था यहाँ पे हार्ट रेट में एंटेरियर और प्री ऑप्टिक हो रहा था, लेकिन ब्लड प्रेशर में सिर्फ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट होता है फॉर डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट फंक्शन अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ये भी हमारे हाइपोथैलेमस का एक काम है। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर किस तरह से करता है, तो हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक होता है हमारा हीट लॉस सेंटर जो किसमें प्रेजेंट होता है, हमारे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। यानी जब भी हमें हीट लॉस करना है बॉडी से तो हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट करेगा, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को। और सेकंड होता है हमारा हीट गेन सेंटर, यानी जब भी हमारी बॉडी को हीट रिक्वायर होगी तब हमारा स्टिमुलेट होगा पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। इस तरह हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलेशन ऑफ द स्लीप एंड द वेकफुलनेस। ये भी करने का काम किसका होता है, हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। वो किस तरह, तो हमारी जो ममिलरी बॉडी है, हमारे माइंड में एक ममिलरी जो बॉडी होती है, हाइपोथैलेमस इसको एक्टिवेट करता है। इसके स्टिमुलेट हो जाने की वजह से क्या होता है, वीकफुलनेस होती है। और वीकफुलनेस में अगर लीशंस आ गए इस ममिलरी बॉडी में तो कौन सा प्रोसेस, यानी हम जाते हैं हमारे स्लिप में। तो ये भी काम किसका होता है, हमारे हाइपोथैलेमस का होता है। जस्ट ममिलरी बॉडी का एक्टिवेशन, उसके बाद जाता है वीकफुलनेस, देन आता है लीशंस, लीशन के बाद आता है स्लिप। नेक्स्ट हमारा आता है 10 फंक्शंस रोल इन अ रिस्पॉन्स टू स्मेल। ये भी किसका काम है, हमारे हाइपोथैलेमस का काम है, अलॉन्ग विद सम अदर स्ट्रक्चर्स। यानी मेनली किसका, पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हर जगह पे पोस्टीरियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी आप कहीं कंफ्यूज भी हो गए तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस लिख सकते हो। पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस प्लस हिप्पोकैम्पस प्लस द ब्रेन स्टेम, ये सब मिल के क्या करते हैं, हमारे ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस का इनडायरेक्टली और एक फंक्शन क्या होगा कि रोल इन अ रिस्पॉन्स टू स्मेल। नेक्स्ट हमारा आता है रोल इन ए डायurnal रिथम, यानी हमारे बॉडी के 24 आवर्स की जो साइकिल है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ये डायurnal रिथम एक 24 आवर्स की साइकिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, तो इसके अंदर 24 आवर्स में जितने भी हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस है, फंक्शंस है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। इस वजह से क्या बोलते हैं, डायurnal रिथम को कार्डियन रिथम्स और द बायोलॉजिकल साइकिल भी कहा जाता है। इसको कौन मेनली ऑपरेट करता है हाइपोथैलेमस के थ्रू, यानी जो हमारा सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, हमारे 24 आवर्स की साइकिल को रेगुलेट कराने का काम करता है। मेन याद रखना सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, यहाँ पर ही आए वाला है, कौन सा, सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस। इसके अलावा कहीं पे प्रेजेंट नहीं है सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस का रोल किसमें है, सिर्फ डायurnal रिथम को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल फंक्शंस। हमारे सेक्सुअल फंक्शंस को भी कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारे हाइपोथैलेमस करता है। हमने देखे थे एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, कौन सा, वो था हमारा GnRH मींस ए गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन सीक्रेट करता है, हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। और इसके सीक्रेशन के थ्रू क्या होता है, दोनों में मेल और फीमेल के बॉडी के सेक्सुअल फंक्शंस क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ये हमारा किसके थ्रू कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस हमारे सेक्सुअल फंक्शंस, तो वो होता है हमारे आर्क्वेट न्यूक्लियस और द पोस्टीरियर न्यूक्लियस। पोस्टीरियर न्यूक्लियस तो हर जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन आर्क्वेट न्यूक्लियस सिर्फ हमारे क्या करता है, सेक्सुअल फंक्शंस को कंट्रोल कराने का काम करता है। सुप्राकैस्मेटिक डायurnal रिथम को और आर्क्वेट न्यूक्लियस हमारे किसको, सेक्सुअल फंक्शंस। ये दो मेन याद रखना, सिर्फ ये दो न्यूक्लियस यहीं प्रेजेंट है और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम जाएंगे रोल इन अ बिहेवियर एंड इमोशन
चेंजेस, हमारे जो बिहेवियर और इमोशनल चेंजेस है उनको भी कंट्रोल कराने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। वो किस तरह से, तो हमारे हाइपोथैलेमस में दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ द बिहेवियर एंड इमोशन। उसको हम बोलते हैं, एक होता है हमारा रिवार्ड सेंटर और सेकेंड हमारा होता है पनिशमेंट सेंटर। हमारा जो रिवार्ड सेंटर है वो प्रेजेंट होता है हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में। ठीक है, रिवार्ड सेंटर आर प्रेजेंट इन अ वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। स्टिमुलेशन ऑफ द दिस न्यूक्लियस कॉजेज अ प्लीज एंड द सेटिस्फेक्शन फीलिंग, यानी हमें प्लीज और दूसरा हमारा जो सेटिस्फाइड होने की फीलिंग है, हमारा जो बिहेवियर इमोशन को जनरेट कराने का काम कौन करता है, वैसो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रिवार्ड सेंटर में। सेकेंड हमारा आता है पनिशमेंट सेंटर। पनिशमेंट सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो पोस्टीरियर एंड द लैटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, फियर, डीफनेस, रेज एंड इमोशन, रेज एंड शेम। इन सब इमोशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा पनिशमेंट सेंटर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। इसको भी क्या करता है, हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है बाय टू मैकेनिज्म। हमारे हाइपोथैलेमस के पास टू मैकेनिज्म है जो एक्टिवेट करता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। वो होता है फर्स्ट मैकेनिज्म, थर्स्ट मैकेनिज्म, और सेकेंड हमारा आता है एडीएच मैकेनिज्म। और हम देखेंगे वन बाय वन इसको डिटेल में। सबसे पहले आता है हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म, जो कि हमारा सिचुएटेड है लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में, because the lateral nucleus of hypothalamus contains some osmoreceptor। lateral nucleus के पास क्या होते हैं, some osmoreceptor प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी का ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा, हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है 1 से 2% तक। जब 1 से 2% तक हमारे बॉडी की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई, तो जब हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है। थर्स्ट सेंटर के एक्टिवेट हो जाने की वजह से क्या होता है, थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है, जो कि कहाँ पे, लैटरल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इसके एक्टिवेट हो जाने की वजह से क्या करते हैं पर्सन, यानी हम क्या करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, वाटर मतलब पानी पीते हैं, और ये पानी पीने की वजह से क्या होता है, हमारा ECF का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और हमारी ऑस्मोलैरिटी बॉडी की डिक्रीज हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्स्ट मैकेनिज्म। ये याद रखना कि लैटरल न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। ऑस्मोलैरिटी अगर 1 से 2% इंक्रीज हो गई, ECF वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो गया, तब हमारा क्या होता है, थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। एडीएच मैकेनिज्म थर्स्ट मैकेनिज्म का ही मतलब बड़ा, थोड़ा और एक्स्ट्रा एडवांस वाला मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एडीएच मैकेनिज्म, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, हमारा सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है हमारा एडीएच मैकेनिज्म। ये कैसा होता है, जब भी हमारे बॉडी का ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो रहता है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो डिक्रीज हो गया है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीज हो गया कंपेयर टू थर्स्ट मैकेनिज्म में हम क्या देखे थे, ऑस्मोलैरिटी 1 to 2% इंक्रीज होती है, तो तब हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। लेकिन वही अगर एडीएच कब एक्टिवेट होता है, जब ऑस्मोलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, हमारा ECF वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तब हमारा क्या होता है, एडीएच मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इसके लिए हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है इसको स्टिमुलेट कराता है, और सुप्रा स्टिमुलेट न्यूक्लियस क्या कराता है, एडीएच का सिक्रीशन कराता है। एडीएच किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने एंडोक्राइनोलॉजी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी जब देखा था, वहां पे डिटेल में पूरा एडीएच का फंक्शंस बताया था। अगर वो नहीं देखा है आपने, एक बार अच्छे से देख लो ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी मैं यहाँ तक के लिए जितना हाइपोथैलेमस में लिखना है वो समझा देती हूँ। एडीएच क्या करता है, एडीएच जैसे ही सिक्रेट हो जाता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से, वो क्या करता है, वो रिटेंशन ऑफ वाटर कराता है, यानी वाटर को रोकने का काम कराता है हमारे बॉडी में। कहाँ से, हमारे जो रिनल ट्यूब्यूल होते हैं, नेफ्रॉन, किडनी के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हमारे रिनल ट्यूब्यूल है उसमें से वाटर एब्जॉर्प्शन कराने का काम कौन करता है, हमारा एडीएच में से एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी वहां से रिटेंशन करता है, और हमारे बॉडी के जितना भी ECF वॉल्यूम डिक्रीज हो गया था उनको इंक्रीज कराने का काम कराता है। हमारी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। ये काम होता है हमारा एडीएच मैकेनिज्म का। नेक्स्ट हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ द हंगर एंड द फूड इनटेक। हमारे हाइपोथैलेमस का लास्ट फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, फूड इनटेक को भी और हंगर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये किस तरह से, बाय प्रेजेंस ऑफ द टू सेंटर। हमारे हाइपोथैलेमस में टू सेंटर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा फीडिंग सेंटर और सेकेंड हमारा होता है सैटेरी सेंटर। ठीक है, सबसे पहला हम आता है फीडिंग सेंटर। फीडिंग सेंटर कहाँ पर होता है, तो हमारा जो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है उसमें हमारा प्रेजेंट होता है हमारा फीडिंग सेंटर। ये सेंटर क्या कर रहा है, जैसे ही हाइपोथैलेमस ये सेंटर को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, पर्सन ज्यादा अमाउंट में फूड इनटेक करेगा, ज्यादा अमाउंट में भूख लगी उसको, यानी एक्सट्रीम लेवल की हंगर होगी, ज्यादा अमाउंट में फूड इनटेक करेगा, जिसकी वजह से वो लीड्स टू द ओबेसिटी, यानी फूड फीडिंग सेंटर के एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाने की वजह से क्या होता है, पर्सन में ओबेसिटी आ जाती है। और अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी ये सेंटर खराब हो गया, उसका फंक्शन खत्म हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, कंप्लीटली लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। ये क्या था हमारा फीडिंग सेंटर, कहाँ पे सिचुएटेड है, लैटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आता है हमारा सैटेटरी सेंटर, जो ये भी किसका है, हमारा हाइपोथैलेमस का सेकंड सेंटर है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है। और इसका काम क्या होता है कि कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट कराता है, मतलब ये वाले सेंटर का अपोजिट काम है फीडिंग सेंटर से। ये क्या कराता है, फूड इनटेक को कंप्लीटली
स्टॉप करा देता है, यानी फूड पर्सन लेता ही नहीं है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, कंप्लीट एपेटाइट का लॉस हो जाता है। अगर ये ऐसे कंटिन्यूसली चला गया तो ये हाइपोथैलेमिक ओबिसिटी लीड्स टू द हाइपोथैलेमिक ओबिसिटी। तो ये कौन सा था हमारा, रेगुलेशन ऑफ द हंगर एंड फूड इनटेक। ये दो सेंटेंस को याद रखना, और एक दूसरे के अपोजिट एक्शन। इसका काम है एक्सट्रीम लेवल के हंगर, तो इसी का काम क्या है, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द फूड। दोनों भी ओबिसिटी करा सकते हैं, लेकिन ये कैसा कि ज्यादा खाने की वजह से ओबिसिटी, और इसका कम खाने की वजह से हाइपोथैलेमिक ओबिसिटी। ठीक है, ये पूरे थे कंप्लीट फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। For the notes of this video, please join our Telegram channel. If you like this video, like and share, subscribe to my channel, White Coat Educator.